हाय हेलो, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका सेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का सत्र पढ़ेंगे, जो कि आपके आर्टिकल 85 में है। और हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, आपका ज्वाइंट सेशन पढ़ेंगे यानी संयुक्त बैठक पढ़ेंगे। आपके संयुक्त बैठक क्या होते हैं और यह कब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, सारी चीजें जानेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोग क्या जानेंगे कि जो आपका संसद का सत्र होता है, यानी हम लोग 3 सत्र के बारे में पढ़ेंगे। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, इन सब के सत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और जानेंगे कि संसद का सत्र कौन बुलाता है और इसका समाप्ति कौन करता है और इसको बीच में स्थगन इसका कौन करता है। तो सारी चीजें जानेंगे हम लोग। पार्लियामेंट यानी आपको बता दें कि हमारा पार्ट 5 जो हमारा यूनियन है वो टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने पार्लियामेंट को पढ़ लिया, आपके प्रेसिडेंट को पढ़ लिया। पार्लियामेंट के कुछ जो टॉपिक्स जो रह गए हैं, अब हम लोग आज क्या करेंगे, उसको कवर कर लेंगे। तो आज सेशन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे और आपका ज्वाइंट सेशन पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो हम लोग बहुमत के प्रकार भी पढ़ लेंगे कि हमारे संसद में कितने प्रकार के बहुमत होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि हमारे संसद के सत्र का आहूत और सत्रावसान कौन करता है। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक लिखिए। हम लोग ज्यादातर चीजें क्या करते हैं, खुद से लिखते हैं, और आप भी नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी होगी और चीजों को याद करने में भी क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए टॉपिक जो है हमारा, संसद सत्र का सत्रावसान तथा आहूत। ये सत्रावसान तथा आहूत आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं। ठीक है, संसद सत्र का सत्रावसान तथा आहूत, ये सत्रावसान तथा आहूत शब्द क्या होते हैं और इसके बारे में क्या क्या हमारे संविधान में बताया गया है, अभी बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो संसद सत्र का सत्रावसान तथा आहूत, यह आपसे अगर आर्टिकल कोई पूछ दे कि यह हमारे कितने आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, तो आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 85। यानी आर्टिकल 85 में हमें क्या पढ़ना है, संसद सत्र का सत्रावसान तथा आहूत। आहूत का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। आहूत का मतलब होता है बुलाना, यानी यहाँ पे आप अ से क्या याद कर सकते हो, आओ, या मतलब कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं सभी एमपी और एमएलए को क्या करते हैं, आहूत करते हैं, यानी बुलाते हैं संसद सत्र के लिए। और सत्रावसान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समाप्त करना। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सत्रावसान का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। यानी जो हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो सत्रावसान का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कोई बजट सेशन चल रहा है, अगर उसकी समाप्ति करना है तो कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। तो उसी को हमारे संविधान में समाप्ति न लिख के कैसा वर्ड लिखा गया है, सत्रावसान लिखा गया है। तो सत्रावसान का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए समाप्ति। समाप्ति। और आपके आहूत का मतलब क्या होता है, तो आहूत का मतलब होता है बजट, मतलब ये हमारे संसद के सत्र को बुलाना। तो ये आहूत कौन करते, मतलब बुलाना, यहाँ पे लिख लीजिए बुलाना। अब हमें यही जानना है कि ये जो हमारे संसद का सत्र होता है, यानी संसद सत्र का जो सत्रावसान होता है, यानी जो समाप्ति होता है, कौन करता है, और जो आहूत होता है यानी बुलाते हैं, वह कौन बुलाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा पहले चीजों को समझेंगे, फिर हम लोग लिखते हुए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो आपके संसद सत्र होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। तो अब हम जो बातें बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है कि हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, समय समय पर हमारे संसद के प्रत्येक सदन में कौन सा आ जाएगा, आपका लोकसभा आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा। तो हमने क्या कहा कि आपके जो राष्ट्रपति होते हैं, समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं जहां वह उचित समझे। अब ऐसे स्थान का हमने जब नाम लिया है, तो राष्ट्रपति अपने घर पे तो बुला नहीं लेंगे सभी एमपी और एमएलए को कि आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने घर पे बैठ के क्या करते हैं, बजट सेशन का जो प्रारंभ है वह करते हैं। तो मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि हमने ऐसे स्थान बोल दिया, तो कहीं पर भी जहां वह उचित समझेंगे तहां पर ही हमारे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, एमपी और एमएलए को बुलाएंगे, तभी आपके
जो संसद का सत्र होता है, यानी बजट सेशन हो या मानसून सेशन हो या विंटर सेशन हो, आपका स्टार्ट हो सकता है। तो हमने पहला बात क्या कहा कि हमारे राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं जहां वह क्या समझे, उचित समझे। फिर हमने अब एक बात हमारा हो गया जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या कहा कि हमारे संसद के सत्र का आहूत कौन करेगा, यानी बुलाएगा कौन। तो हमारे सबसे पहले कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे। फिर हमने क्या कहा कि जैसे आपके जो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, तो फिर आपके बुक में क्या कहा गया कि हमारे 2 सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम गैप होता है, यानी जो अधिकतम अंतराल होता है, मान लीजिए आपका बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया, तो इन 2 सत्रों के बीच में जो आपका अधिकतम अंतराल है वह कितना होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बजट सेशन जब एक बार हमने बुला दिया, तो फिर मानसून सेशन बुलाने में आपका जो टाइम लगना चाहिए वह 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 माह से पहले क्या करना है, आपको मानसून सेशन को क्या करना है, बुला लेना है। तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बात, इसमें हमने संसद के सत्र में आपको बताया। अब जितना भी हमने बातें बोला उसको पहले लिख लेते हैं और फिर अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ये आपका शॉर्ट्स फॉर्म में हम क्या करें, आपको नोट्स बना रहे हैं और आप भी बनाते चलिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति थोड़ा सा बड़ा लिखते ताकि आपको विजिबल हो। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं, ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं, ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं जहां वो उचित समझे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह क्या करते हैं, आपके जो संसद के 3 सत्र होते हैं उनका आहूत करते हैं, यानी बुलाते हैं। तो हमने आपको जो बातें बताया उसी बात को हमने लिख दिया कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन में आपके कौन से आ जाएंगे, लोकसभा आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा, प्रत्येक सदन को ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं जहां वो उचित समझे। अब हमने तो ये देख लिया कि हमारे संसद का जो सत्र है उसका आहूत कौन करता है, तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे संसद के सत्र कितने होते हैं। तो आपको बता दें कि हमारे संसद के 3 सत्र होते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सेशन कौन होता है, तो पहला सेशन होता है आपका बजट सेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं, तो आपका पहला सेशन कौन आ जाता है, पहला आपका आ जाता है बजट सेशन। बजट सेशन अभी इसके बारे में बताएंगे यह कब से कब तक चलता है। और सेकंड हमारा कौन सा आ जाता है आपका मॉनसून सेशन। और हमारा थर्ड कौन आ जाता है, तो आपका लास्ट है जो हमारा क्या है, विंटर सेशन है, विंटर सेशन। तो इस तरह कितने होते हैं हमारे संसद के सत्र, तो आपके संसद के 3 सत्र होते हैं। तो जो आपका बजट सेशन होता है यह आपके फेब टू मई तक चलता है, यानी फरवरी से लेके आपके मई तक क्या होता है, यह चलता है। फरवरी से लेके मई तक आपका कौन सा चलता है, तो आपका बजट सेशन चलता है। फिर हमारा जुलाई से लेके अगस्त तक क्या चलता है, तो आपका मॉनसून सेशन चलता है, जुलाई टू अगस्त।
आपका क्या चलता है, मॉनसून सेशन चलता है। फिर आपका जो विंटर सेशन होता है वह आपका नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है, नवंबर टू दिसंबर। तो आपको ये देख के पता चल रहा है कि हमारा सबसे जो बड़ा सेशन है वह कौन है, आपका बजट सेशन है। इसमें अब याद करने वाली बात क्या है, इसमें सबसे ज्यादा किस मतलब जो सेशन है उसमें ज्यादा महीने लग रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया है, आपका बजट सेशन हो गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि जो हमारा बजट सेशन होता है वह क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, संसद का सत्र होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए यह संसद का सबसे बड़ा सत्र होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है, ठीक है। और सबसे छोटा सत्र कौन होता है, यानी सबसे छोटा सेशन कौन होता है, तो आपको देखने में भी पता चल रहा है कि जो हमारा विंटर सेशन है वह केवल 1 माह के लिए क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी नवंबर से लेकर दिसंबर तक क्या चल रहा है, हमारा केवल विंटर सेशन चल रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, यह सबसे छोटा सेशन हो जाएगा, यह सबसे छोटा सेशन होता है, सेशन होता है। तो जो आपका विंटर सेशन हो गया यह सबसे छोटा सेशन होता है, और जो आपका बजट सेशन हो गया यह क्या हो गया, संसद सत्र का सबसे बड़ा सेशन होता है। तो अब इतना हमने जो बेसिक बातें था अब हमने बता दिया। फिर हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हमारे संसद के सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए, यानी 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम अंतराल होना चाहिए, मतलब गैप होना चाहिए, वह कितना होना चाहिए, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जब बजट सेशन हमारा खत्म हो जाता है तो फिर 6 माह के अंदर ही आपको क्या करना है, मॉनसून सेशन का क्या करना है, आहूत करना है। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको इधर करके, ठीक है। 2 सत्रों के बीच में, 2 सत्रों के बीच में, 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारे 2 सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम गैप होता है, जो अधिकतम अंतराल होता है, वह कितना होना चाहिए। आपसे ऑप्शन में देगा 6 माह, 2 माह या 3 माह या 4 माह। तो आप ऑप्शन में क्या टिक करके आओगे कि हमारे 6 माह यानी 6 मंथ से क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गए, हमारे संसद के सत्र के बारे में हमने जो चीजें आपको बताया, जो चीजें हमने बोल के बताया उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो हम लोग फिर से स्टार्टिंग से समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या आपको बताया कि हमने क्या क्या आपको बताया। तो हमने कहा कि हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं जहां वह उचित समझे। फिर हमने कहा कि आपके संसद के 3 सत्र होते हैं, आपका बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। जो आपका बजट सेशन होता है वह आपके फेब टू मई तक, यानी मई से चलता है, यानी फरवरी से लेकर मई तक हमारा क्या चलता है, बजट सेशन चलता है। यह क्या होता है, आपका सबसे बड़ा सेशन होता है। आपको देखने में भी लग रहा है कि यह फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और हमारे मई तक क्या हो रहा है, चल रहा है। फिर हमारा जो सेकंड जो हमारा सेकंड क्या होता है, सेशन होता है, वह क्या होता है, आपका मॉनसून सेशन होता है। मॉनसून यानी जुलाई से क्या होता है, हमारे यहाँ भारत में वर्षा होने लगती है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, मॉनसून सेशन कहा, जो हमारा जुलाई से लेकर अगस्त तक चलता है। फिर हमारा क्या होता है, आपका विंटर सेशन होता है, जो कि आपके नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है, और यह सबसे छोटा सेशन होता है। फिर हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात क्या बताया कि हमारे 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या देख लिया कि हमारे संसद सत्र का आहूत कौन करता है। यहाँ पे लिख लीजिए संसद सत्र का आहूत, यानी देखा कि हमारे जो संसद सत्र का आहूत है वह कैसे होता है और कौन करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए संसद सत्र का आहूत, मतलब बुलाते कौन है, तो हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब हम लोग संसद सत्र का स्थगन और सत्रावसान देखते हैं। स्थगन का मतलब तो सबको पता चल रहा है ना, थोड़ा सा देर के लिए क्या करना, रोक देना।
तो यहाँ पे लिख लीजिए संसद सत्र का स्थगन। संसद सत्र का संसद सत्र का स्थगन। स्थगन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि स्थगन मतलब क्या होता है? रोक देना, स्थगन। तो संसद सत्र का जो स्थगन है वह करने का किसके पास अधिकार है? तो यह हमारे पीठासीन अधिकारी करते हैं। पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारी कहते हैं। पीठासीन अधिकारी का हमने बहुत अच्छे से क्या किया है, मतलब वीडियो उसका रिकॉर्ड किया है, उसका अपलोड हो गया है, वह वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे संसद सत्र का जो स्थगन होता है, यानी मतलब हमारा जो बजट सेशन चल रहा है, मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा बजट सेशन चल रहा है। तो जब आपका बजट सेशन चल रहा है तो यह लगातार तो चलते नहीं रहेगा, कुछ एक समय मतलब कुछ समय आता है कि इसको क्या करना रहता है, कुछ समय के लिए रोकना रहता है, यानी इसका स्थगन करना रहता है। तो इसका स्थगन कौन करता है? तो स्थगन करता है आपका पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी, अधिकारी, ठीक है। स्थगन कौन करते हैं? आपके पीठासीन अधिकारी करते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक बार मतलब पूछा गया है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि आपके पीठासीन मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था कि जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं, क्या वह संसद के सत्र को, यानी जो संसद सत्र का जो स्थगन होता है, क्या वह अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं? मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पीठासीन अधिकारी को तो संसद सत्र का स्थगन करने का अधिकार है, लेकिन क्या आपसे कोई आपसे कोई पूछ देगा कि क्या यह अनिश्चित काल के लिए संसद सत्र का स्थगन कर सकते हैं? तो इसका आंसर आएगा हाँ। कब कर सकते हैं? जब हमारी क्या हो, जो गण पूर्ति के अभाव में, यानी आपको पता होगा कि हमारे संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए कितना होना चाहिए, 1/10 कितना होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। यानी अगर हमारे 543 क्या है, 543 हमारे क्या है, लोकसभा में मेंबर है, तो इसका 100 करोगे तो हमारे मतलब 55 मेंबर क्या होने चाहिए, लोकसभा से आने चाहिए। और आपके मतलब 243 मेंबर अगर राज्यसभा में, तो इसका 10 मतलब करोगे तो कितना होना चाहिए, आपके 25% लोग क्या होने चाहिए, हमारे राज्यसभा से आना चाहिए। तब क्या होगा, आपके संसद का कार्यवाही चलेगा। तो अगर ये कोरम नहीं पूरा होता है तो जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं वह क्या कर सकते हैं, संसद सत्र का जो स्थगन है वह अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं। किसके अभाव में? गण पूर्ति के अभाव में। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा गया है तो उसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, नोट बना के लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं, पीठासीन अधिकारी गणपूर्ति के अभाव में, गणपूर्ति के अभाव में संसद सत्र का जो स्थगन है वह अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं। संसद सत्र का स्थगन, संसद सत्र का स्थगन, स्थगन अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं। स्थगन अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं, के लिए कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया जो हमने आपको बात बताया नोट में, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हो तो देखा करो किस टॉपिक से हमारे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्या करना रहता है, हमें पढ़ना रहता है। तो ये क्या हो गया, जो हमारे संसद सत्र का जो स्थगन होता है वह कौन करता है, तो पीठासीन अधिकारी करता है। आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे, पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, कौन करता है, आपका पीठासीन अधिकारी करता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पीठासीन अधिकारी को संसद सत्र का स्थगन अनिश्चित काल के लिए करने का अधिकार है, तो आपका आंसर आएगा हाँ। हमारे जो संसद के पीठासीन अधिकारी होते हैं वह हमारे संसद सत्र का स्थगन अनिश्चित काल के लिए कर सकते हैं। कब? आपके कोरम के अभाव में, यानी गण पूर्ति के अभाव में। तो ये क्या हो गया, संसद सत्र का
सॉरी संसद सत्र का स्थगन हो गया। अब हम लोग कहाँ आते हैं कि सत्रावसान कौन करता है, यानी समाप्ति कौन करता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए संसद सत्र का सत्रावसान। संसद 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 सत्र का सत्रावसान सत्रावसान कौन करता है। तो संसद सत्र का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रेसिडेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। यानी जब बजट सेशन आपका समाप्त करना रहता है तो वो समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है, तो हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है। और कुछ समय के लिए रोकने का मतलब बीच में हमारा बजट सेशन चल रहा है लेकिन हम लोग बीच में उसे रोकना चाहते हैं, यानी उसको स्थगित करना चाहते हैं, तो स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है, हमारे पीठासीन अधिकारी के पास, जो कि कौन होते हैं, हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए आप ब्रैकेट में कि ये कौन होते हैं, हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो लोकसभा स्पीकर। तो ये हमने क्या कर दिया, आपके जो संसद के सत्र होते हैं उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया, और जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकता था बस हमने उसी के बारे में बताया। ज्यादा इसमें हमने कुछ टफ इसको हमने नहीं किया है। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर से। फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे, आपके ज्वाइंट सेशन पे आ जाएंगे, यानी संयुक्त बैठक पे आ जाएंगे, जो कि हमारे आर्टिकल 108 में उसका वर्णन किया गया है। तो हमने क्या कहा कि आज हम लोग संसद सत्र का सत्रावसान का मतलब क्या होता है, समाप्ति करना, तथा आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना। तो हमने सबसे पहले आपको बताया संसद सत्र का आहूत यानी बुलाते कौन है। तो हमने कहा कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बुला सकते हैं जहां वह उचित समझे। फिर हमने कहा कि आपके संसद के 3 सत्र होते हैं, यानी बुला तो लिया, तो अब संसद के सत्र कितने होते हैं, 3 होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। फिर हमने कहा कि जो आपके 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम जो गैप होना चाहिए वह 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या कहा कि हमने आहूत कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे संसद सत्र का स्थगन कौन करता है, यानी बीच में कुछ समय के लिए रोकना रहता है तो कौन करते, तो हमने कहा पीठासीन अधिकारी करते हैं। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं वह संसद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा हाँ। तो कब कर सकते हैं, तो हमारे कोरम के अभाव में यानी गण पूर्ति के अभाव में क्या कर सकते हैं, या अनिश्चित काल के लिए संसद सत्र को क्या कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि संसद सत्र का सत्रावसान कौन करता है, यानी समाप्ति कौन करता है, तो आपके प्रेसिडेंट करते हैं। यह अधिकार किसके पास है, बुला रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, और समाप्त भी कौन कर रहे हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ही कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आपके संसद के सत्र के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने बता दिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा क्या है, ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक। यह संयुक्त बैठक क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन यहाँ पे इसका हिंदी भी लिख लीजिए, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक होगा, संयुक्त बैठक। बैठक लिखो या अधिवेशन लिखो कोई बात नहीं, एक ही होता है। तो ये आपके किस आर्टिकल में इसका प्रोविजन किया गया है, तो वह हमारा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, आपका आर्टिकल 108 यानी 108 में इसका चर्चा किया गया है। आर्टिकल कौन सा होगा, 108। तो अब हम लोग आते हैं आपके ज्वाइंट सेशन पर, यानी जो हमारा संयुक्त बैठक होता है, इसके बारे में हमारे संविधान में क्या कहा गया है और हमारे बुक में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट सेशन में जानेंगे क्या, ये जो आपका संयुक्त बैठक होता है इसे कौन बुलाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं और इसे बुलाते कौन है, और यह क्यों बुलाया जाता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारा जो ज्वाइंट सेशन होता है ये क्या होता है और इसको बुलाया क्यों जाता है। तो यह आपका जो ज्वाइंट सेशन होता है, अब इसको ध्यान से सुनना है,
यह कब बुलाया जाता है? तो जब क्या होता है कि हमारे संसद के 2 सदन होते हैं। आप सबको पता है हमारा एक लोकसभा होता है और क्या होता है हमारा एक राज्यसभा होता है। तो आप सबको पता है कि जो हमारा कोई भी विधेयक होता है यानी हमारा बिल होता है, तो उस विधेयक को क्या करना पड़ता है, पहले मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, आपका बिल हो गया। तो इस बिल को क्या करना पड़ता है, पहले आपके लोकसभा से क्या कराना पड़ता है, पारित यानी पास कराना पड़ता है। फिर यह जो आपका बिल है यह लोकसभा से जब इस यहाँ के सदस्य इसे पारित कर देते हैं, तो फिर यह आपका जो बिल है यह कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। फिर आपके राज्यसभा के बाद आपका कहाँ जाता है, तो आपके प्रेसिडेंट के पास जाता है, यानी आपके प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जब तक प्रेसिडेंट इस पर अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक यह बिल क्या होता है, आपका एक्ट नहीं बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोसीजर हो जाता है किसी भी कानून को मतलब एक एक्ट बनने में। यानी मान लीजिए कोई भी विधेयक है, मान लीजिए जीएसटी से ही क्या आ गया, कोई सुधार आ गया, कोई विधेयक आ गया, तो उस विधेयक को पहले तो लोकसभा में आपको उसे पारित कराना पड़ेगा, फिर आपके राज्यसभा में उसे पारित कराना पड़ेगा, फिर राज्यसभा से बाद हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। जब तक प्रेसिडेंट उस हमारे बिल पर सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो ये प्रोसीजर क्या हो जाता है हमारे किसी भी विधेयक को यानी बिल को पारित कराने का। तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारा ज्वाइंट सेशन क्यों बुलाया जाता है। तो होता क्या है कि जब दोनों सदनों के बीच में क्या हो जाता है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब हमारे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, आपके ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। अब गतिरोध का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। अभी हम आपको समझा रहे हैं, दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर, स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आखिर ये जो आपका संयुक्त बैठक है यानी जो आपका ज्वाइंट सेशन है कब बुलाया जाता है, तो हमने कहा कि दोनों सदनों के बीच में यानी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में हमारे गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर क्या किया जाता है, आपका ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। अब हम लोग इस गतिरोध की स्थिति को समझ लेते हैं कि आखिर ये गतिरोध का स्थिति क्या होता है, कि जब ये गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमें संयुक्त बैठक बुलाने की नौबत आ जाती है। तो गतिरोध की स्थिति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं। उससे तो हमने आपको कहाँ तक बताया कि जो हमारे संसद का मतलब जो ज्वाइंट सेशन होता है, थोड़ा सा सेल डिस्चार्ज हो गया तो उसको हमने चेंज कर लिया, ठीक है। तो हमने कहा कि जो ज्वाइंट सेशन होता है वो कब बुलाया जाता है, हमने आपको यही बात बस समझाया है। तो हमने कहा कि दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर क्या किया जाता है, हमारा राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। हमने आपको ये भी जो आपका एक बिल होता है उसको यहाँ पे हमने समझाया था कि किसी भी बिल को यानी किसी वो क्या होता है, जो हमारा बिल होता है, इसको फिर से समझा दे रहे हैं कि जो हमारा बिल होता है, मान लीजिए कोई भी विधेयक है, वह कब तक एक्ट नहीं बनता है, जब तक यह बिल होए इसको क्या करना पड़ता है, पहले राज्यसभा से पारित कराना पड़ता है। फिर यह जो आपका बिल है यह आपके राज्यसभा से पारित होकर आपके राज्यसभा में जाता है, यानी राज्यसभा में जाता है। फिर राज्यसभा के बाद आपका कहाँ जाता है, तो आपके प्रेसिडेंट के पास जाता है, यानी आपके राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जब तक हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है
इस बिल पर क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं, यानी अपना सिग्नेचर नहीं करते हैं, तब तक यह बिल क्या होता है, एक्ट नहीं बनता है। तो ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है किसी भी हमारे विधेयक को कानून बनने में। तो ये मान लीजिए क्या हो गया, हमारा कोई जीएसटी से रिलेटेड क्या हो गया, बिल हो गया, उसको अब कानून बनाना है, उसको मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना है, उसको लागू करवाना है। तो कैसे होगा, पहले तो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में जितने भी हमारे उपस्थित सदस्य हैं वह उसे क्या कर देंगे, उसकी मंजूरी दे देंगे। फिर यह बिल कहा जाएगा आपके राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जितने भी हमारे सदस्य हैं उनकी अगर हाँ है तब आपका बिल कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर करते हैं, तब वो एक्ट बनता है। तो ये हमने क्या बताया, आपको एक प्रोसीजर बताया किसी भी विधेयक को कानून बनने का। तो फिर हमने क्या कहा कि जो आपका ज्वाइंट सेशन होता है, यानी जो आपका संयुक्त बैठक होता है, वो आपके आर्टिकल 108 में है। फिर हमने कहा कि आखिर इसको क्यों बुलाया जाता है, तो हमने कहा कि दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर हम लोग आपके राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि आपका ये गतिरोध की स्थिति क्या होता है, यानी गतिरोध की स्थिति क्या हो जाता है कि आखिर नौबत आ जाती है हमारे संसद का मतलब जो ज्वाइंट सेशन होता है उसको बुलाने का। तो गतिरोध का स्थिति में पहला क्या आ जाता है कि मान लीजिए एक विधेयक, मान लीजिए कोई विधेयक है जिसको विधेयक को क्या किया कि जो हमारे लोकसभा के सदस्य थे उन्होंने उसको मंजूरी दे दिया, लेकिन जो आपका राज्यसभा में जब वह कोई बिल जाता है तो उसको राज्यसभा क्या करती है, 6 माह तक रोक देती है। मान लीजिए हमने आपको क्या कहा कि मान लीजिए ये क्या हो गया, आपका कोई बिल हो गया, आपका एक विधेयक हो गया, तो इस विधेयक को क्या कर दी हो, हमारे लोकसभा के मेंबर ने क्या कर दिया हो, इसे पारित कर दिया हो, लेकिन यह जब विधेयक आपके राज्यसभा में जाता है, यानी यह जब आपके राज्यसभा में जाता है, तो यह जो राज्यसभा है यह विधेयक को क्या करता है, 6 माह तक रोक कर रख देता है। तब भी क्या किया जा सकता है, आपका ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। यानी एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन क्या कर दे, 6 माह तक रोक कर रख दे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को, हमने जो बातें आपको बताया उसको लिख देते हैं। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को, द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह तक रोक कर रख दे, दूसरा सदन 6 माह तक रोक कर रख दे, तक रोक कर रख दे। तो पहला कंडीशन तो हमारा ये बनता है आपके ज्वाइंट सेशन को बुलाने का। और आपका दूसरा कंडीशन क्या बनता है, आपका दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि मान लीजिए हमारा जो एक सदन है क्या दे रहा है, कोई सुझाव दे रहा है किसी बिल पर लेकर, किसी बिल को मतलब बिल पर लेके, लेकिन जो हमारा दूसरा सदन है वह क्या कर रहा है, इस सुझाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक सदन द्वारा दिए गए सुझाव को दूसरा सदन क्या करता है, मानने पर तैयार नहीं होता है, तब भी क्या किया जा सकता है, आपका ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, एक सदन द्वारा दिए गए सुझाव को, दिए गए सुझाव को दूसरा सदन मानने के लिए तैयार नहीं हो, दूसरा सदन मानने के लिए तैयार नहीं हो, के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है, तैयार नहीं हो, तभी क्या हो सकता है, आपका ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। तो हमने आपको 2 स्थिति बता दी, यानी 2 ऐसे कंडीशन बता दिए जिसमें क्या होता है, आपके मतलब ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन क्या बताया कि एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक दूसरा सदन क्या करता है कि इसे 6 माह तक क्या कर दे, अगर रोक कर रख दे, तब क्या हो सकता है, आपका ज्वाइंट सेशन हमारे प्रेसिडेंट द्वारा बुलाया जा सकता है। फिर हमने सेकंड कंडीशन क्या बताया कि हमारे एक सदन द्वारा दिए गए सुझाव को जो हमारा दूसरा सदन है वह मानने के लिए क्या हो,
तैयार नहीं हो, तभी क्या हो सकता है, आपका ज्वाइंट सेशन क्या हो सकता है, बुला सकता है। तो अब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने तो ज्वाइंट सेशन बुला दिया, लेकिन अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता हमारे लोकसभा स्पीकर करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता, की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो हमारे लोकसभा स्पीकर करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। लोकसभा अध्यक्ष को हमें किस आर्टिकल में पढ़ना होता है, तो आर्टिकल 93 में हमें पढ़ना रहता है। ठीक है, तो हमने कहा कि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है, यानी स्पीकर करता है हमारे लोकसभा का। अब हम लोग जानते हैं कि अभी तक आपके जो ज्वाइंट सेशन है वह कितनी बार बुलाए गए हैं और किन किन मुद्दों पर बुलाया गया है। तो हम आपको बता दें, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी तक ज्वाइंट सेशन कितनी बार और कैसे कैसे मुद्दों पर बुलाया गया है। तो जो आपका ज्वाइंट सेशन है अभी तक केवल 3 बार 3 मुद्दों पर बुलाया गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अभी तक ज्वाइंट सेशन केवल 3 मुद्दों पर बुलाया गया है। मतलब या लिख लीजिए, केवल 3 बार बुलाया गया है, केवल 3 बार बुलाया गया है। अब वो टाइम कौन कौन सा है और मुद्दा कौन कौन सा है उसे देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहला तो क्या है आपका सबसे पहला मुद्दा क्या था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट जो मुद्दा था जिसपे हमने ज्वाइंट सेशन को बुलाया था, पहला क्या था आपका, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम। यह कब बुलाया गया था, तो आपके 1960 में बुलाया गया था। 1960 में आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर क्या किया गया था, हमारा ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था। फिर हमारा जो आपका सेकंड टाइम बुलाया गया था वह क्या था, आपके बैंकिंग सर्विस पर, बैंकिंग सर्विस पर बुलाया गया था। कब बुलाया गया था, तो आपके 1977 में बुलाया गया था। फिर हमारा लास्ट क्या आ जाता है, आतंकवाद। यह कब बुलाया गया था, आपके 2002 में बुलाया गया था। तो ये क्या हो गए, हमारे 3 ऐसे मुद्दे हो गए जिन पर हमने अभी तक क्या किया है, आपके ज्वाइंट सेशन को क्या किया है, बुलाया है, यानी ज्वाइंट सेशन को बुलाया है। तो 3 मुद्दे हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि ऐसे कौन से विधेयक है जिन पर हमारे ज्वाइंट सेशन बुलाए जा सकते हैं, और ऐसे कौन से विधेयक है यानी बिल है जिस पर हमारा ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछने की संभावना भी है, तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा संयुक्त बैठक है, यहाँ पे नोट में लिख लीजिए, नोट में कि संयुक्त बैठक केवल हमारे साधारण विधेयक और वित्त विधेयकों पर ही बुलाया जाता है, लेकिन आपके धन विधेयक और आपके संवैधानिक संशोधन विधेयक पर क्या होता है, आपका ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक, केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर बुलाया जाता है, और वित्त विधेयक पर बुलाया जाता है। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा ज्वाइंट सेशन है, ऐसे कौन से 2 बिल है जिन पर केवल बुलाया जाता है, तो आपका कौन हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा हमारा जो साधारण विधेयक होता है उस पर,
और फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, वित्त विधेयक। तो हमने तो देख लिया आपके साधारण विधेयक और आपके वित्त विधेयक पर आपके ज्वाइंट सेशन बुलाए जाते हैं। अब हमें देखना है कि किस विधेयक पर हमारे ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन विधेयक, संवैधानिक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक पर आपका क्या होता है, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। संवैधानिक संशोधन विधेयक पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो आपका संयुक्त बैठक है, दो ऐसे बिल है जिन पर बुलाया जा सकता है। तो वो बिल कौन है, तो सबसे पहला है आपका साधारण विधेयक, यानी साधारण विधेयक पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। और दूसरा क्या हो जाता है, हमारा वित्त विधेयक हो जाता है। लेकिन हमने कहा कि जो हमारा मनी बिल है, यानी जो आपका धन विधेयक है और जो हमारा संवैधानिक संशोधन विधेयक है, इन दो विधेयकों पर हम लोग क्या करते हैं, आपका ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक हम लोग नहीं बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा धन विधेयक होता है, इस पर ज्यादा किसका अधिकार होता है, हमारे लोकसभा के लोगों का क्या होता है, अधिकार होता है। क्योंकि जो हमारा लोकसभा होता है उसे हम लोग जनता का सदन भी कहते हैं। और ये जो धन विधेयक होता है, इसमें पैसा किसका रहता है, तो हमारे लोगों द्वारा दिए गए टैक्स होते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये जो आपका मनी बिल है, इस पे हमने संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो नहीं रखा है। और फिर क्या हमारा संवैधानिक संशोधन विधेयक, इस पर भी क्या होता है, आपका ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस विधेयक पर आपका ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है और ऐसे कौन से विधेयक है जिस पर आपके ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हमने ये आपको नोट्स में बता दिया। अब जो हमने आपका संसद का सत्र जब हमने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमें एक बात हमने छोड़ दिया था कि इसमें क्या होता है, कि मान लीजिए होता क्या है, कहाँ है संसद का सत्र, संसद सत्र। मान लीजिए हमने क्या बताया कि आपके संसद के 3 सत्र होते हैं, यानी बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। लेकिन होता क्या है कि आपका जो बजट सेशन है वो आपके फेब से लेकर मई तक चलता है। लेकिन मान लीजिए कोई जून में ही ऐसा क्या होता है कि हमारे भारत देश में आपके कोई तात्कालीन कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय क्या किया जाएगा, मान लीजिए संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और आपके देश में क्या है, तत्कालीन कानून की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय कानून कौन बनाते हैं, हमारे राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून बनाते हैं, जिसे राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं। वह आपके आर्टिकल 123 में पढ़ना है। तो हमने आपको बता दिया कि मान लीजिए हमारे संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और आपके भारत देश में तत्कालीन कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वह आपके अस्थायी कानून बनाते हैं, जिसे हम लोग राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं। उसे हम लोग आर्टिकल 123 में पढ़ते हैं। तो ये बस बात आपका छूट गया था। तो हमने क्या पढ़ लिया, आपके संसद का सत्र पढ़ लिया और आपके ज्वाइंट सेशन को हमने पढ़ लिया और जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी उसी को बस हमने यहाँ पे लिखा है। अब हमारा क्या आ जाता है, एक आपका बहुमत का प्रकार आ जाता है कि हमारे संसद में मतलब बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए बहुमत के प्रकार। बस यही हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुमत के प्रकार। आपने साधारण बहुमत सुना होगा, विशेष बहुमत सुना होगा। तो ये सारे बहुमत क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई मान लीजिए कि क्या होता है कि हमारे संसद में क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्या होता है, बिल होता है यानी विधेयक होता है। तो इस पर लोगों की मंजूरी के लिए अलग अलग तरह के हमारे संसद में बहुमत के प्रकार बनाए गए हैं। तो आपके संसद में 4 प्रकार के मतलब 4 प्रकार के क्या होते हैं, बहुमत होते हैं। तो बहुमत के प्रकार में हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 4 प्रकार के बहुमत होते हैं, 4 प्रकार के बहुमत होते हैं, बहुमत होते है। ठीक है, जिसमें से आपका पहला बहुमत क्या हो जाता है, आपका पहले बहुमत का नाम क्या है, आपने साधारण बहुमत का नाम सुना होगा कि किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए क्या होता है, बोला जाता है कि इस पर साधारण विधेयक की क्या होती है, जरूरत होती है। तो साधारण विधेयक क्या होता है, उसमें कितने लोगों की सहमति चाहिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या कहा, साधारण विधेयक, साधारण
साधारण विधेयक, ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्या आ जाता है, आपका दूसरा आ जाता है प्रभावी बहुमत। सॉरी, ये हम यहाँ पे विधेयक लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, बहुमत होगा, साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है उसे भी जानेंगे। फिर हमारा थर्ड क्या आ जाता है, आपका पूर्ण बहुमत आ जाता है, पूर्ण बहुमत। फिर हमारा 4 नंबर पे क्या आ जाता है, आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता विशेष बहुमत क्या होता है और उसमें कितने लोगों की मंजूरी चाहिए उससे भी देखते हैं, ठीक है। विशेष बहुमत, तो ये क्या हो गए हमारे 4 बहुमत के जो प्रकार होते हैं उसका हमने क्या कर दिया, नाम लिख दिया। अब हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या चीजें थोड़ा सा बताया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। तो साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि कितने लोगों की मंजूरी चाहिए, तो इसमें उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए उपस्थित, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, वाले सदस्यों का बहुमत, सदस्यों का बहुमत। अब ये हमारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, जैसे मान लीजिए होता क्या है कि आपके लोकसभा में अभी कितने हैं, वर्तमान में कितने सीटें हैं, 543 है। तो सारे मेंबर तो डेली आते नहीं होंगे, तो हमने क्या कहा कि साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि उपस्थित, मान लीजिए 543 में से क्या होते हैं कि हमारे 247 लोग ही क्या, 247 लोग ही क्या होते हैं, हमारे लोकसभा में उपस्थित होते हैं। तो पहला हमने क्या कहा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले लोगों का यानी सदस्यों का बहुमत। तो आपके 247 में से आपके 147 लोग क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, तो ये क्या हो गया, आपका साधारण विधेयक हो गया। यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत को ही हम लोग क्या कहते हैं, साधारण बहुमत कहते हैं। अब हमारा क्या आ जाता है, आपका प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होता है कि रिक्त सीटों को छोड़कर कुल सदस्यों का बहुमत। यहाँ पे लिख लीजिए, फिर अभी हम समझा रहे हैं। रिक्त सीटों को छोड़कर, रिक्त रिक्त सीटों को छोड़कर, रिक्त सीटों को छोड़कर कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत। अब रिक्त सीटों को छोड़कर कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब क्या हो गया कि हमने अभी बताया कि हमारे संसद के जो सदस्य होते हैं वह डेली तो आते नहीं है। तो हमने कहा कि अभी मान लीजिए 543 में से क्या है, आपके 200 क्या है, 26 सदस्य आ गए हैं। तो रिक्त सीटों को छोड़कर यानी 543 में से अब 226 आए हैं, तो इसमें से जितना लोग नहीं आए हैं उनके सीटों को छोड़कर कुल सदस्यों का बहुमत, अब जितना आया है उन सबका क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्रभावी बहुमत कहते हैं। अब हमारा क्या आ जाता है, आपका पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत नाम से ही पता चल रहा है कि कुल सदस्यों का बहुमत। तो यहाँ पे लिख लीजिए कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है। अब हमारा एक बच जाता है आपका विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत के बारे में बहुत ऐसे बिल होते हैं जिस पर क्या होता है कि इसे पारित होने के लिए दोनों सदनों को विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि हमारे उपस्थित, यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं फिर समझाएंगे, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत का 2/3 बहुमत। अब ये 2/3 बहुमत का मतलब क्या हो गया, तो हमने विशेष बहुमत में आपको क्या बताया कि हमारे उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 543 कितने होते हैं, हमारे लोकसभा में मेंबर होते हैं। तो इसमें से मान लीजिए हमारे कितने सदस्य आते हैं, तो आपके 247 सदस्य क्या होते हैं, यहाँ पे
247 सदस्य आते हैं, तो 243 का हमें क्या निकालना है, 2/3 निकालना है। और फिर ये तो क्या हो गए हमारे उपस्थित सदस्य हो गए। अब हमें देखना है कि हमारे मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं। तो मान लीजिए इसमें से 147 सदस्य क्या कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो 147 का आपको क्या निकालना होगा, 2/3 निकालना होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे संसद में जो हमारे बहुमत के प्रकार होते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हमने देख लिया। तो उम्मीद करते हैं, मतलब ये जो 4 प्रकार के बहुमत होते हैं, साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में हमने क्या कहा कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। फिर हमने आपको प्रभावी बहुमत में क्या कहा, रिक्त सीटों को छोड़कर कुल सदस्यों का बहुमत। फिर हमने आपको पूर्ण बहुमत में क्या कहा कि कुल सदस्यों का बहुमत, जितने भी हमारे सदस्य हैं उन सबका क्या होना चाहिए, बहुमत हो, मतलब मत होना चाहिए। फिर हमने कहा विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, आपके उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे जो बहुमत के प्रकार हो जाते हैं, उसको हमने समझा दिया, जो कि आपको समझना जरूरी था। क्योंकि जब भी आप पॉलिटी पढ़ते होगे तो वहाँ पे सुनने में तो आता ही होगा कि इस विधेयक को साधारण विधेयक से हम लोग पारित करा देते हैं, इस विधेयक के लिए हमें विशेष बहुमत की जरूरी होती है। तो वो सारी चीजें कैसे होती हैं और क्या होती है, आपको ये देखकर समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गए हमारे कुछ जो हमारे पार्लियामेंट के टॉपिक छूट गए थे, उसको हमने आज कवर कर लिया। ठीक है, यानी संसद के सत्र क्या होते हैं, सत्रावसान, ये सारी चीजें हमने जान लिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके अटॉर्नी जनरल को पढ़ेंगे और आपके एडवोकेट जनरल को पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी, और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया नहीं स्टेट। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक ऐसे होंगे जो कि बहुत छोटा होगा और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा, तो उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सेशन जो है आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, बस थोड़ा सा ईजी है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।